हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे अराउंड एक हफ्ते का वीकली एनालिसिस रहेगा। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले सर अनाउंस कर दूं कि जैसे हमारा एपीपीएससी का बैच रनिंग में है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की रिगार्डिंग क्लासेस चल रही, तो आप इंटरेस्टेड हो तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके हमारा जो डेमो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज तो सर यही है सर, ऑब्वियसली बात है कि 1 जुलाई को जो 3 नए लॉस थे, जैसे हमारे पुराने जो लॉस थे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो 3 रिप्लेस होके 3 नए कानून आए हैं। ठीक है, तो वो आपका 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो एक बार देख लेते हैं सर इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से नए कानून है। जैसे इंडियन पीनल कोड को किसने रिप्लेस करा है? भारत न्याय संहिता। ठीक है, भारत न्याय संहिता बीएनएस, ध्यान रखना। इसने किसको रिप्लेस किया? इंडियन पीनल कोड 1860। ईयर भी वो पूछ लेता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया इंडियन पीनल कोड किस ईयर में आया? 1860। दूसरा, भारतीय साक्ष्य बिल, ये किसको रिप्लेस करके आया? इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसको रिप्लेस करके आया? सीआरपीसी 1973। इनको रिप्लेस करके आपको ये कानून देखने को मिलेंगे। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेडिशन जो था पहले आईपीसी का सेक्शन 124 है, वो इसमें हटा दिया गया है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी तरह से आपका आया है। उसमें आप देखोगे इंडियन एविडेंस में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, अब वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस। तो ये सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो नागरिक सुरक्षा संहिता आया है उसके तहत अब आपको टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टेक अवेज हैं। और सबसे बेसिक बात तो ये ध्यान रखना, किसको रिप्लेस करके कौन सा कानून आया। पहले कानून का नाम क्या था, अब कानून का नाम क्या है, और पहले वाला जो कानून था वो किस ईयर का कानून था। ये बेसिक बात आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में इजीली इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की सर बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया प्रिपेयर्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फौना। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे दुनिया भर में पहली कंट्री बन गए हैं जिन्होंने फौना, मतलब दो चीजें होती हैं आपका सब, फ्लोरा एंड दूसरी होती है फौना। फौना मतलब जो एनिमल से रिलेट आप कर सकते हो, फ्लोरा प्लांट से रिलेट कर सकते हो। तो जितना भी हमारा फौना है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, किसने बनाई है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई है, और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। जिसमें हमने टोटल कितनी स्पीशीज को कवर करा है? 1,04,561 स्पीशीज को कवर करा है। ये नंबर भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि जो हमने अभी पूरी फौना की लिस्ट बनाई उसमें टोटल कितने स्पीशीज को हमने कवर किया है ना। और नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज योर रिलेटेड टू दिबांग वैली गेट्स एनसीपीसीआर अवार्ड, है ना। एनसीपीसीआर अवार्ड मिला है दिबांग वैली को। मतलब एनसीपीसीआर एक कमीशन है जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो इस पर हम एक बार बात कर लेंगे एनसीपीसीआर है कैसा। तो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं सर, इसके लिए कानून है सर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस कानून की मदद से ये कमीशन आपका क्रिएट किया गया है। और this commission is further mandated to monitor the proper and effective implementation। मतलब इस कमीशन का मेन काम ये है कि इन 3 कानूनों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाए। कौन कौन से कानून है? एक तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट 2012, दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, तीसरा है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। यानी एनसीपीसीआर का मेन फंक्शन है कि ये तीनों कानूनों को वो इंप्लीमेंट करवाए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेली ब्रिज ओवर कुरुम रिवर वॉश्ड अवे। तो यहाँ पर बेली ब्रिज का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी रिवर पे है? कुरुम रिवर पे है।
तो ये चूंकि न्यूज में था तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कुरुंग रिवर कहाँ पर है आपका, कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अभी चूंकि बारिश की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आपका ब्रिज ध्यान रखना कौन सी रिवर पे बना था, कुरुंग रिवर पे बना था। ठीक है, तो ये अपना अरुणाचल स्पेसिफिक में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाओ सर। नेक्स्ट है, अभी एक न्यूज आई थी, पाकिस्तान hands over to India a list of missing defense personnel from 1965 and 1971 wars. Pakistan hands over to India a list of missing defense personnel from 1965 and 1971 wars. तो ये तो न्यूज थी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा था कि ये सारा जो डिटेल्स दी गई हैं इस एग्रीमेंट के तहत दी गई हैं, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस 2008। तो इस एग्रीमेंट के बारे में जो डिटेलिंग थी, जो आपसे कभी पूछ सकता है, आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी कि 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच फॉर द कॉन्सुलर एक्सेस। ठीक है, तो इसका पर्पस ये है कि मान लो अगर कोई इंडियन अरेस्ट हो जाता है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान का कोई सिटीजन अरेस्ट हो जाता है इंडिया में, तो हम उनको कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उनको हम मिलने से बंद कर देंगे, मतलब अगर हमारा कोई सिटीजन वहां पर अगर अरेस्ट हो जाता है तो हमारी जो एम्बेसी है, ठीक है, वो उनसे कांटेक्ट कर सकती है, उनके पास कॉन्सुलर एक्सेस रहेगा। इसी के लिए ये आपका एग्रीमेंट बनाया गया था ऑन May 21, 2008। ठीक है, तो इसमें मेन प्रोविजंस की अगर हम बात करें, एक है सर आपका सेक्शन 4 है, तो यानी इसके तहत दोनों कंट्रीज को कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, ज्यादा डिले नहीं कर सकते। दूसरा है सेक्शन 5। ठीक है, जैसे ही मतलब ये आइडेंटिफाई हो जाता है, मान लो पाकिस्तान में कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये इंडियन है, ठीक है, तो कंफर्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, बोथ गवर्नमेंट मस्ट रिलीज एंड रिटर्न देम एंड कंप्लीटिंग देयर सेंटेंस। जैसी उनकी जो सजा है, ठीक है, उन अगर ये आइडेंटिफाई हो गया दैट इज एन इंडियन और उसको जो भी सजा थी वो मिल गई है, तो विद इन 1 मंथ उसको हमारी कंट्री को रिलीज करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, और हर साल हम लोग प्रिजनर लिस्ट को भी एक्सचेंज करेंगे। तो अभी जो है 2 साल में 2 बार होता है, जनवरी 1 एंड जुलाई 1। अब क्योंकि जुलाई 1 की न्यूज थी इसीलिए हमने इसको डिस्कस भी किया। तो हर साल में 2 बार जितने भी प्रिजनर्स होते हैं हमारे एक दूसरे के देश में, उसकी हम लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके तहत हो रही हैं, द 2000 एग्रीमेंट ऑन काउंसुलर एक्सेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। ये अरुणाचल से ही रिलेटेड है ये न्यूज। न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल। ठीक है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने फ्रॉग की एक नई स्पीशी जिनोफिड्स अपतानी, ठीक है, तो स्पीशी का नाम ध्यान रखना, जिनोफिड्स अपतानी। ठीक है, ये डिस्कवर किए कहां से किए, अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किए। कहां पर, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्पीशी डिस्कवर की गई है ना। ये क्वेश्चन सर आपसे अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं जो आपके अरुणाचल स्पेसिफिक न्यूज में थे, तो वो भी इसमें आपका कवर हो रहा है। साथ ही साथ एक नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स अलग से बनता है, उसमें भी जो भी हर एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की न्यूज होती है वो भी उसमें आपको कवर करके प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हर एंगल से हमारी कोशिश रहती है आपका कोई भी टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सके वो ना छूटे। दूसरी न्यूज है सर, अरुणाचल इमर्ज चैंपियन इन द 40th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप था, उसमें अरुणाचल ने कितने जीते मेडल्स, 102 मेडल्स जीते। ठीक है, तो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, आपको खुश होना चाहिए इस बात पे। ठीक है, 102 मेडल्स, नेशनल चैंपियन बनके अरुणाचल प्रदेश उभरा है इन द नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज सर वही एक एडिटोरियल था, न्यू क्रिमिनल लॉज एंड चैलेंजेस। तो वो जो भी कंटेंट था उसको मैंने यहाँ पर अलग से करवा दिया, एक बार आप पढ़ दो कि मतलब नए कानून तो बन रहे हैं बट उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जिसको हमने कहा था ना भारतीय न्याय संहिता, उसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, इंडियन जुडिशियल कोड। ठीक है,
और जो आपका था ना सीआरपीसी, उसको रिप्लेस करके क्या है, सिविल डिफेंस कोड। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमने हिंदी में डिस्कस किया था, उसका इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो इंडियन सिविल डिफेंस कोड। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका इंग्लिश में नाम इंडियन एविडेंस एक्ट ही है। तो ये रिप्लेस करके आए हैं, जैसे जुडिशियल कोड रिप्लेस करके आया आईपीसी 1860 को, सिविल डिफेंस कोड रिप्लेस करके आया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके वो इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदी में उसका नाम है भारतीय साक्ष्य कानून। ठीक है, साक्ष्य संहिता। तो ये 3 कानून आपके बने हैं। अब कुछ बेसिक फैक्ट ध्यान रखना जो आपसे पूछ सकता है। जो ये भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं इंडियन जुडिशियल कोड या भारतीय न्याय संहिता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस इसी पे है। इसमें टोटल 358 सेक्शन है। ठीक है, आईपीसी में 511 सेक्शन है, इसमें टोटल कितने हैं, 358 सेक्शन। और 20 नए क्राइम्स ऐड हुए। दो फैक्ट ध्यान रखना, पहला फैक्ट 358 सेक्शन, दूसरा फैक्ट 20 न्यू क्राइम्स इसमें ऐड हुए। ठीक है, और टोटल जितने क्राइम्स है 23 क्राइम्स ऐसे हैं जहां पर मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट रहेगी। ठीक है, एक पूरा नया चैप्टर ऐड हुआ है जिसमें क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम से डील करने के लिए पूरे जो जुडिशियल कोड है, जो पूरी भारतीय न्याय संहिता है, इसमें अलग से एक चैप्टर इंक्लूड हुआ है। साथ ही साथ 20 साल की सजा या उम्र कैद इन ऑल केसेस ऑफ गैंग रेप। ठीक है, गैंग रेप में मिनिमम जो सजा है वो 20 साल है या फिर ताउम्र की सजा है। ठीक है, for the first time Indian Judicial Code came out with a definition of terrorism and made it a punishable offense। देखो अभी तक जो पीनल कोड था उसमें टेररिज्म डिफाइन नहीं था, ऑल्दो टेररिज्म के लिए हमने अलग से लॉज बना रखे थे, लेकिन जो मेन पीनल कोड के तहत सजा दी जाती थी उसमें टेररिज्म जैसा वर्ड ही डिफाइन नहीं था। अब हमने टेररिज्म को डिफाइन किया है और उसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी बना दिया है, क्योंकि उस टाइम ये टेररिज्म जैसा वर्ड होता भी नहीं था। जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे कानून भी बदलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो सिविल डिफेंस कोड है, जो पहले सीआरपीसी होता था, उसमें 177 प्रोविजंस को चेंज किया गया है। ठीक है, 9 नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शन ऐड किए गए हैं। दूसरी साइड पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें 24 प्रोविजंस को चेंज किया गया है। तो यानी यहाँ पर ऑथर ने पहले तो इंट्रोड्यूस किया है कि क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं, क्या क्या चीजें नई आ चुकी हैं, क्या क्या चीजें नए कानून में अलग हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं several legal experts foresee big challenges before the law enforcing agencies and legal professions in implementing the new laws in view of the widespread concerns over certain provisions of the new laws and the lack of proper debate। ठीक है, यानी अभी भी उनका कहना है कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। The new criminal laws seek to regularize extraordinary powers which should normally be available in legitimate states of emergency as already provided in the Constitution। Terrorism को include करा गया as a general penal law offense when it is already punishable under special legislation। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, ऑलरेडी इसके लिए कानून है, बट स्टिल फिर से उसको आईपीसी में भी, ये जुडिशियल कोड में भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपर्ट का कहना है, मेन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी आपको इससे आंसर राइटिंग करनी है, जो नए लॉज है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें एक्सपर्ट का कहना ये है कि भाई फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जरूरत है, ट्रेनिंग और स्किलिंग पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स की जरूरत है, क्योंकि नए कानून है। ठीक है, तो लॉयर्स को भी सीखने में टाइम लगेगा, अभी पुलिस को भी सिखाना पड़ेगा। जैसे पहले तो उन्हें रट गया था कि अच्छा ये है तो इसके लिए ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ, नए कानून है तो उन्हें भी सीखना पड़ेगा कौन सा धारा लगानी है। साथ ही साथ जो नए कानून है और पुराने, उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने केस चल रहे हैं वो तो पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इन कानूनों की यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई स्टेट में ये कानून एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा हो, नहीं लग पा रहा हो।
ठीक है। तो वो पुराने के हिसाब से, चलो ये सारी चीजें इंश्योर करना है कि यूनिफॉर्मली हर स्टेट यूटी में ये एप्लीकेबल हो। और साथ ही साथ आपका जो कोई भी देखो केस चलता है, ठीक है, उसमें प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस देने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी फॉरेंसिक्स मजबूत हो और साथ ही साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मजबूत हो, ताकि उसको इजीली हम यहाँ पर यूज कर पाए। क्योंकि अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करा जाएगा, तो उनको एक्सेस करना भी आना चाहिए, पुलिस हो या कोर्ट हो, उनको भी टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेबल होना पड़ेगा कंपेयर टू प्रीवियस टर्म्स। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको टेक केयर करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारे नए कानून है ये इजीली इम्प्लीमेंट हो पाए। बस यही आपका ऑथर का कहना है, ठीक है। फिर इसके बाद से मूव करते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या है सर, ये एक रिकॉर्ड है। फर्स्ट इंडियन टू टॉप ऑक्यूपाई टॉप स्पोर्ट इन आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग, हार्दिक पांड्या, ठीक है। Become the first Indian to occupy the number 1 spot in the ICC T20 all-rounder ranking। मतलब ऑलराउंडर की रैंकिंग में, मतलब बैट्समैन थे, बॉलर थे, अब ऑलराउंडर की रैंकिंग की भी अगर हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पे हार्दिक पांड्या पहुंच गए हैं। तो पहली बार कोई भारतीय इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो एक रिकॉर्ड बना है। तो और रिकॉर्ड पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खास तौर से स्पोर्ट्स में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दलाई लामा जी, ठीक है। 6 जुलाई को आपका दलाई लामा जी का बर्थडे होता है, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ स्टेट में, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज थी। उनका जो एज हो चुका है, ही इज नाउ 89। तो दलाई लामा जी से कुछ बेसिक बातें ध्यान रख लेते हैं। जैसे दलाई लामा, ये उनका नाम नहीं है, ये क्या है, उनका टाइटल है। जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल लीडर का ये टाइटल होता है, ठीक है। ही इज ट्रेडिशनली बोथ द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत। तो चाइना के ऑक्यूपेशन के बाद उन्हें वहां से आना पड़ा, अब वो एग्जाइल में यहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान में। तो अभी वो 14th दलाई लामा है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो। कभी कभी ये पूछ लेता है जो करंट दलाई लामा है वो कौन से नंबर के दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है, और उनका एक्चुअल नेम क्या है सर, तो दैट इज तेंजिन ग्यात्सो। तो ये ध्यान रखिए, है ना। who was born in तिब्बत, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तिब्बत में हुआ था, और अरुणाचल के रास्ते ही वो इंडिया में एंटर किए थे। वो एक माउंटेन पास है, उसके थ्रू एंटर किए थे। अगर किसी को भी माउंटेन पास पता हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दलाई लामा जब इंडिया एंटर करे तो वो किस माउंटेन पास से एंटर किए थे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सर अगले न्यूज की तरफ। ये वन महोत्सव वीक से रिलेटेड है। 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो टाइम है उसे एज ए वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मानसून का टाइम होता है और वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो इसीलिए वो जो वीक है 1 जुलाई से 7 जुलाई का, उसको क्या कहा जाता है, वन महोत्सव वीक। तो उसी के तहत आपका देखोगे आप एनजीओ इन ईटानगर वो कई सारे इस तरह के मतलब क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं और अफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं टू सेलिब्रेट द वन महोत्सव वीक, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, कभी पूछे वन महोत्सव डे किस दिन होता है, तो वन महोत्सव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ द जुलाई, ठीक है। वन महोत्सव डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट आ जाओ सर। नेक्स्ट न्यूज है एक लैंडसेट, एक मतलब एक बहुत ही प्रतिष्ठित रेप्यूटेड जर्नल है लैंडसेट। तो उसमें एक स्टडी आई है, इंडियन सिटीज में जो डेली रोजमर्रा की डेथ हो रही है, ओवर 7% ऑफ डेली डेथ्स इन 10 इंडियन सिटीज आर लिंक्ड टू PM 2.5 पॉपुलेशन। और सबसे ज्यादा डेथ दिल्ली में हो रही है, ठीक है। तो दिल्ली में या 10 बड़ी इंडियन सिटीज की अगर हम बात कर ले जो मोस्ट पॉल्यूटेड में है, उसका अगर एवरेज ले लें तो 7% जो डेली जितनी भी मतलब डेथ एक दिन में हो रही है, उसमें जो 7% है वो सिर्फ और सिर्फ ये PM 2.5 के पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली स्टडी है। PM 2.5 क्या है, ये पार्टिकुलेट मैटर होता है एटमॉस्फेयर में, मतलब साइज के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे PM 10 हो गया, ठीक है, ये बड़े साइज का होगा। PM 2.5 ये और छोटे साइज का होगा। इसका साइज क्या होगा, फ्यूअर देन 2.5 माइक्रोमीटर। तो जितना छोटा साइज का पार्टिकल होगा, पॉल्यूशन पार्टिकल, तो उतना इजीली आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। PM 10 के लिए मुश्किल होगी आपके लंग्स में जाने के लिए,
2.5 इजीली एंटर कर जाएगा। तो इसी वजह से जितना छोटा पार्टिकल होता है उतना ही वो खतरनाक भी होता है, इजीली लंग्स में एंटर कर जाएगा और वहां जाके लंग्स की बीमारियां ये क्रिएट करेगा और उससे लोगों को कई बार अस्थमा जैसी भी परेशानी हो जाती है, अदरवाइज आगे चल के फिर डेथ वाली सिचुएशन भी इसी की वजह से बनती है। तो ये एक चौंकाने वाली स्टडी थी, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। अब आगे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, जैसे ये न्यूज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है सर, आपका यूक्रेन की जो जंपर है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नाम याद रखना, यारोस्लावा मानुचिक, नाम याद रखना यारोस्लावा, ठीक है, यारोस्लावा, ये नाम ध्यान रखेंगे। जंपिंग का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 2.10 मीटर, ठीक है। कौन सा इवेंट चल रहा था सर, डायमंड लीग जो पेरिस में चल रहा था उसमें उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 2.1 मीटर जंपिंग का। नाम याद रखिएगा यारोस्लावा। कहां से है सर वो, यूक्रेन से। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज वही सर आपका जो डायमंड लीग पेरिस में चल रहा है उसी से रिलेटेड है। इसमें अगर आप बात करोगे जो स्टीपल चेज का रिकॉर्ड होता है वो किसने तोड़ा, अविनाश साबले ने तोड़ा। स्टीपल चेज जो आपने देखा होगा, रन करते हैं बीच बीच में कुछ हर्डल्स लगा दिए जाते हैं, उसको कूदते हुए उन्हें आगे जाना पड़ता है, तो वो कहलाता है स्टीपल चेज। तो स्टीपल चेज का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो नाम ध्यान रखिएगा अविनाश साबले, ठीक है। तो उन्होंने अभी सर कितने रिकॉर्ड टाइम में करा है, 8 मिनट एंड 9.91 सेकंड में इसको फिनिश किया है। तो स्टीपल चेज का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, अविनाश साबले, नाम ध्यान रखिएगा। जंपिंग में यारोस्लावा का नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक न्यूज है सर आपका, डबल डिलाइट फॉर अभय एंड इंडिया एट एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। एक जो इवेंट है एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप, पिछली जो दो न्यूज थी वो जो पेरिस में डायमंड लीग हुआ है उससे रिलेटेड थी, ये जो न्यूज है एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप से रिलेटेड है। इसमें सर दो लोग हैं, गोल्ड मेडल जीता है अभय और बेलावन, ठीक है, अभय और बेलावन, ये दो नाम ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या जीता है सर, गोल्ड मेडल जीता है इन द एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज थी जो आपका अरुणाचल टाइम्स में कवर थी। तो अरुणाचल टाइम्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारी कोशिश रहती है आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। अभी ये एनालिसिस हम वीकली इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि डेली बेसिस पे इतनी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती है, और कई सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि सर इसको वीकली रखने से ज्यादा बेहतर है। तो 1 से 8 जुलाई का हो गया, अभी कुछ दिनों में आपका जो 9 से लेकर 17-18 जुलाई तक का या 15 जुलाई का एटलीस्ट मैं आपका एनालिसिस बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।